हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का होम साइंस क्लासेस विद मोहिनी मैम में। आज मैं बिल्कुल थोड़ा बहुत अच्छा सुबह से फील कर रही हूँ। थोड़ी तबीयत को ज़्यादा ही अच्छी लग रही है। उम्मीद नहीं थी मैं आज क्लास कर पाऊँगी, लेकिन सब आप लोगों के दुआओं से बढ़िया हुआ। आज बिल्कुल बढ़िया दिन गया। ठीक है, तो क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। और आज जो हमारे प्रश्न होंगे वो गर्भावस्था के जो भी परेशानियां हैं, लक्षण हैं, अबॉर्शन हैं, होते हैं, जो भी मतलब समस्याएं होती हैं गर्भावस्था से संबंधित खास तौर से। ठीक है ठीक है, तो उससे संबंधित सारे यहाँ पर आपके प्रश्न रहेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल तैयार रहिए। ये सारी चीज़ें मैंने आपको पढ़ा भी दी हैं, तो आई होप आपके सारे ही प्रश्न जो हैं बिल्कुल सही होने चाहिए। और बस लेवल वही है कि मिक्स रहेंगे। कुछ मेरे क्वेश्चंस होंगे और कुछ PYQs इसमें होंगी। ठीक है, तो गर्भावस्था में लौह की कमी से होता है क्या गर्भपात, मृत शिशु, मानसिक मंदन या फिर उक्त सभी। ठीक है, तो गर्भावस्था में लौह की कमी से इनमें से क्या समस्या होती है, आपके हिसाब से क्या होगा? आप खुद आंसर सोचिए, मैं अपना आंसर देती हूँ। यहाँ पर गर्भपात, लौह की कमी से मिसकैरेज, गर्भपात या अबॉर्शन की समस्या जो है होती है। ठीक है, यहाँ पर मातृ शिशु नहीं होगा, मृत शिशु नहीं होगा। ठीक है, मृत शिशु का कोई ऐसा लेना देना नहीं है कि बच्चा मतलब लौह की कमी से ही जो है मृत पैदा होगा। उसके कई सारे लक्षण हो सकते हैं। मानसिक बंधन मतलब बेसिकली जो होता है वो आयोडीन के कारण ही होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर उक्त सभी हो नहीं सकता मानसिक बंधन की वजह से, क्योंकि लौह की कमी से मेंटली कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बार को मृत शिशु तो हो सकता है, अभी खून की कमी थी, ये तो बच्चा सही से मतलब कोई ना कोई प्रॉब्लम हो गया, कोई इशू हो गया। ठीक है, माता के साथ या शिशु के साथ। ठीक है, लेकिन मानसिक मंदन आयोडीन की कमी से होता है, तो इस वजह से ये डी ऑप्शन नहीं होगा। तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, क्योंकि जो गर्भावस्था में लौह जो होता है, कहते हैं लौह जो होता है, जो शिशु होता है लगभग 300 से 400 ग्राम लवण जो है लेकर आता है, अपने मस्तिष्क में स्टोर करके लाता है। कहीं एक तो जगह यकृत भी पढ़ा है मैंने कि यकृत में स्टोर करके लाता है, लेकिन यकृत में क्या है, निर्माण होता है भ्रूण रक्त का, मस्तिष्क में वो स्टोर करके लाता है। मैंने ज़्यादातर यही सुना समझा है। बकाया किताबें अलग अलग कहानियाँ गढ़ती हैं, तो थोड़ा बहुत आप अपने हिसाब से इस आंसर को जरूर करिएगा अगर आ जाए बाई चांस तो। ठीक है, बकाया मुझे इतना पता है मस्तिष्क में ये स्टोर करके लाता है रक्त को, और यकृत में इसके रक्त का निर्माण होता है। कितना, 300 से 400 ग्राम तक जो है ये लोहा लेकर आता है माँ के पेट से। ठीक है, और 15 ग्राम के करीब इसमें फॉस्फोरस या फिर 30 ग्राम के करीब कैल्शियम, ये चीज़ें भी स्टोर करके बच्चा आता है मतलब पेट से बाहर। ठीक है, तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नंबर 2 क्वेश्चन की बात करेंगे। गर्भावस्था के दौरान अतिरिक्त ऊर्जा और प्रोटीन आवश्यकता इस प्रकार है। मतलब गर्भावस्था के दौरान किसी भी माता के लिए, गर्भवती माता के लिए अतिरिक्त ऊर्जा और प्रोटीन की आवश्यकता इनमें से क्या होगी, आपको ये बतानी है। ठीक है, और ये प्रश्न आपका आया हुआ प्रश्न है, लेकिन इसको मैंने थोड़ा सा अपने हिसाब से चेंज किया है, क्योंकि आप जानते हो अब आपसे पुराने डाटा पे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, न्यू डाटा पे पूछेगा, मतलब RDA 2020 पर पूछेगा। ठीक है, ये पुराने बेस पे क्वेश्चन था, पर मैंने चेंज कर दिया इसको। तो 700 किलो कैलोरी 30 ग्राम, ये 350 किलो कैलोरी 9 ग्राम, या फिर बात करेंगे 350 किलो कैलोरी 22 ग्राम, या फिर डी है बी और सी बोथ, मतलब या डी ऑप्शन मतलब बी और सी दोनों सही हैं। तो इनमें से कौन सा आंसर सही होगा? देखिए, आपको एक चीज़ बताऊं, जो प्रश्न ये था कुछ इस तरीके से था। गर्भावस्था में आई थिंक 300 किलो कैलोरी, ठीक है, 300 किलो कैलोरी। और क्योंकि पिछली बार क्या था, पिछली बार जो RDA 2010 का था उसमें आई थिंक 15 ग्राम प्रोटीन दिया हुआ था। ठीक है, तो उसको मैंने चेंज कर दिया। लेकिन पिछली बार जो प्रोटीन का आंकड़ा दिया था या डाटा दिया हुआ था RDA के अनुसार, उसमें क्या था, उसमें ट्राइमेस्टर को अलग अलग नहीं किया गया था कि मतलब सेकेंड ट्राइमेस्टर में गर्भवती को कितना लेना या थर्ड ट्राइमेस्टर में गर्भवती को क्या लेना है। तो ये जो चीज़ें थी उसमें नहीं थी, उसमें डायरेक्ट गर्भावस्था में 15 ग्राम एक्स्ट्रा प्रोटीन देने को कहा गया था। लेकिन अब क्या है, आपको पता है जो सेकेंड ट्राइमेस्टर है उसमें 9.0 ग्राम कैलोरी प्रोटीन एक्स्ट्रा देनी है। ठीक है, और जो आपका कह सकते हैं थर्ड ट्राइमेस्टर है उसमें 22 ग्राम एक्स्ट्रा प्रोटीन आपको देनी है। एक्स्ट्रा प्रोटीन मतलब जो 45.9 ग्राम टोटल देनी है। मतलब कोई भी नॉर्मल महिला है तो उसको कितनी प्रोटीन देनी है? 45.9 ग्राम, यही तो है रेशियो। थोड़ा मतलब 45 तो श्योर है, यहाँ पर थोड़ा मुझे 7 और 9 में डाउट है। तो इतना प्रोटीन देने को कहा गया है किसी भी महिला को, चाहे वो हल्का काम करती है, चाहे वो भारी काम करती है, चाहे वो मीडियम वर्क करती है, मतलब इतना प्रोटीन किसी महिला को लेना ही लेना है। लेकिन जब वो गर्भवती की कंडीशन में, तो अगर सेकेंड ट्राइमेस्टर है तो उसको प्लस
प्लस ये कर देना है, मतलब सेकंड वाला, या फिर अगर वो थर्ड ट्राइमेस्टर में है, मतलब लास्ट समय उसका चल रहा है प्रेगनेंसी का, तो उसे 22 ग्राम ऐड कर देना इसी 45 में। ठीक है, तो मैंने इस हिसाब से इसका आंसर आपको डी दिया है। अब आप इसको याद कर लेना। अब एग्जाम में आपसे जैसे पूछा जाए, अगर आपसे सीधे सेकेंड ट्राइमेस्टर पूछा जाए तो आप वो आंसर करना, अगर आपसे थर्ड ट्राइमेस्टर पूछा जाए तो आप इसको आंसर करना। ठीक है, और 350 कैलोरी एक्स्ट्रा देनी है। पहले के डाटा में क्या था, 300 कैलोरी, अब क्या है 350। ठीक है, तो मैं अपने हिसाब से आपके लिए बेस्ट को मतलब कोशिश करती हूँ। बकाया मैं रोज़ रोज़ उस चीज़ क्या कहूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मुझसे ज़्यादा ख़राब यूट्यूब पर कोई पढ़ाता ही नहीं, जिस हिसाब से मेरे चैनल की ग्रोथ चल रही है। और अब तो सच में मैं बहुत निराश हूँ अपने चैनल से, क्योंकि सच्चाई ये है कि 2 महीने बचे हैं, मेरे पास समय भी नहीं है अब ज़्यादा। 2 महीने में फिर सारी चीज़ें माइनस में हो जाएंगी, फिर मुझे वही टारगेट पूरा करना होगा। मतलब क्या ही कहूँ, मैं बहुत ज़्यादा अपसेट, थोड़ी ज़्यादा अपसेट तो मैं इस चैनल से ही चल रही हूँ। और बकाया समस्याएँ तो ही हैं जो हैं, फिजिकल प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो कोई बात नहीं, अब आप लोगों का मन है तो हमें शेयर सपोर्ट कर सकते हैं, अन्यथा मैं अब रोज़ रोज़ आप लोगों से क्या बोलूँ। संपूर्ण गर्भावस्था में पैदा हुआ बच्चा 3 किलोग्राम से ऊपर का होता है, जिसमें वह कितने ग्राम प्रोटीन लेकर पैदा होता है। ये प्रश्न मैंने आपको सीधे तौर पर कैसे कराया, आपको थ्योरी में पढ़ाया था। अब आप बताओ उसे याद करके, 300 ml, 500 ग्राम, 30 ग्राम, या फिर 300 से 400 ग्राम। अभी हमने जस्ट आपको बताया कितना, 300 तो वो क्या लेता है, 300 से 400 ग्राम लोहा लेके आता है। अभी तो इस पर बात हो गई तो आपको क्लियर होगा। 30 ग्राम हमने बताया था कैल्शियम लेके आता है, ये भी मैंने बोल दिया था जल्दबाजी में। फॉस्फोरस हमने कितना बताया था, 20 ग्राम लेकर आता है जब बच्चा पैदा होता है तब। ठीक है, और 500 ग्राम वो क्या लाता है, प्रोटीन। ओके, तो 500 ग्राम, यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही है, और ये हमने आपको पढ़ाया भी था अभी। तो कहने का मतलब है, जबकि ये PYQ है, अभी तक हमने जो भी आपको ये प्रश्न कराए ये सारे PYQ हैं। आप ये समझ रहे हो जो पढ़ा रही हूँ मैं, और बच्चों के कमेंट आते, मुझे, मैं एक ऐसी टीचर हूँ यूट्यूब पर जो कभी भी इस चीज़ से नहीं कतराती हूँ कि अगर मैंने आपको बता दिया तो आप लोग सारी चीज़ें ले लोगे, आप मेरी क्लास नहीं देखोगे। जब भी कोई बच्चा पूछता है कि मैम आप कौन सी बुक से पढ़ा रही हूँ, मैं सीधे कहती हूँ इस समय मैं चाइल्ड डेवलपमेंट नीता अग्रवाल से पढ़ा रही हूँ आपको। आप ला सकते हो, इस बुक को पढ़ सकते हो, एग्जाम आपका आने वाला है, बहुत अच्छी बुक है। सच बताऊँ, इससे प्रश्न फंसे हैं एग्जाम में बहुत ज़्यादा, जितने प्रश्न हैं ये सारे मिल रहे हैं इस बुक में। ठीक है, तो आप इसको ला सकते हो। तो यहाँ पर 500 ग्राम हमने क्या बताया आपके लिए, प्रोटीन लेकर आता है। अच्छा, एक रह गया है, ए ऑप्शन है ना, 300 मिली ml, 300 ml रक्त होता है। ठीक है, रक्त होता है। ओके, रक्त लेकर आता है बच्चा। ओके, मिलीलीटर होगा, 300 मिलीलीटर, ml नहीं है, मिलीलीटर होगा ये, क्योंकि ml तो बहुत कम हो गया, मिलीलीटर रक्त लेकर आता है बच्चा। ओके, आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। गर्भावस्था के शुरुआती चरण में रिलैक्सिन हार्मोन का श्रावण किसके द्वारा होता है। देखो, गर्भावस्था में आप जानते हो 3 हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एक आपका एस्ट्रोजन हो गया, दूसरा प्रोजेस्टेरोन हो गया, तीसरा रिलैक्सिन हो गया। ठीक है, ये 3 हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आपको हमने एक प्रश्न में ये भी बताया था, जो रिलैक्सिन हार्मोन है वो अंडाशय से उतना नहीं निकलता है, अपरा से ज़्यादा निकलता है। ठीक है, अपरा जब बनती प्लेसेंटा है, जिससे बच्चे को न्यूट्रिशन मिलते हैं, ऑक्सीजन मिलती है, मतलब बच्चेदानी में या फिर गर्भाशय में, या यू कह सकते हैं यूट्रस में। ठीक है, तो वहाँ पर अपरा से ही वो न्यूट्रिशन लेता है, भ्रूण का विकास होता है, ऑक्सीजन लेता है। तो यहीं से हमने बताया था आपका रिलैक्सिन का निर्माण होता है। तो अब यहाँ पर जो प्रश्न पूछा गया है कि क्या, मतलब अब आपको बताना है यहाँ पर कौन सा आंसर सही होगा। गर्भावस्था के शुरुआती चरण में रिलैक्सिन हार्मोन का स्रावन किसके द्वारा किया जाता है। क्या एस्ट्रोजन द्वारा, प्रोजेस्टेरोन द्वारा, अपरा द्वारा, उपयुक्त सभी द्वारा। गर्भावस्था के शुरुआती दिनों की बात हो रही है, क्योंकि शुरुआती दिनों में तो अपरा का निर्माण ही शुरू होता है, तो भाई शुरुआती दिनों अपरा तो करेगा नहीं, है ना, थोड़ा सा कॉमन सेंस वाली चीज़ है। तो यहाँ पर आंसर आपको होगा बी ऑप्शन, प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, आप जानते हो संपूर्ण गर्भावस्था में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सक्रिय रहता है। क्यों सक्रिय रहता है, ये क्या है, गर्भावस्था को, आपके यूट्रस को टाइट रखने का कार्य करता है। जब इस हार्मोन की कमी होती है तो कहीं ना कहीं अबॉर्शन का खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि बच्चा अपने आप ही स्वतः बच्चेदानी से सरक के नीचे आने लगता है। ठीक है ना, जो एस्ट्रोजन हार्मोन है ये क्या है, आपको पता है, एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरोन है, ये कहीं ना कहीं निकलते हैं अंडाशय से ही है। ठीक है, और लेकिन जो एस्ट्रोजन है ये करता है मासिक धर्म को नियंत्रण, जो मासिक धर्म होता है, मासिक चक्र होता है, इसको नियंत्रण करने का कार्य करता है। अपरा से आप जानते हो रिलैक्सिन हार्मोन निकलता है, लेकिन इस शुरुआती दिनों में जब भी पूछा जाए तो प्रोजेस्टेरोन से निकलता है रिलैक्सिन हार्मोन। तो आई होप आपको ये प्रश्न समझ आया होगा। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन है 5। हमारे देश में प्रजनन योग्य महिलाओं का प्रतिशत लगभग आपको बताना है कितना है। ये प्रश्न जो थोड़ा सा पुराना है, लेकिन करंट के मामले में मुझे लगा ये पूछा जा सकता है आपसे प्रश्न, इसलिए मैंने इसको जो है डाला है। ठीक है, इसलिए मैंने इस प्रश्न को आपके लिए डाला है, और इस प्रश्न का आंसर आप लोग
जरूर करिएगा। कमेंट बॉक्स आपके लिए हमेशा ही खुला रहता है। हमारे देश में प्रजनन योग्य महिलाओं का प्रतिशत पूछा जा रहा है कि कितनी महिलाएं ऐसी हैं जो प्रजनन करने के बाद, ठीक है, बच्चे को जन्म देती हैं। ठीक है, प्रजनन का मतलब कभी भी प्रॉपर ये नहीं होता है कि बच्चा पेट में आया, जब तक वो बच्चा पैदा नहीं होता है वो प्रजनन बेकार है। ठीक है ना। जो महिलाएं बच्चों का, शिशुओं का जनन नहीं करती उसे ही हम प्रजनन क्षमता कहते हैं। ठीक है, मान लो बच्चा आया पेट में लेकिन वो बचा ही नहीं, ठीक है, तो वो क्या है, वो महिलाएं इसमें चली जाएंगी, मतलब जो बच्चे को जन्म नहीं दे सकती। भले बेशक उनका मतलब उन्होंने क्या किया, मतलब निषेचन का प्रक्रिया या कंसीव उन्होंने किया लेकिन पैदा तो नहीं किया ना, तो वो उसमें चली जाएंगी कि भाई वो बच्चों को जन्म नहीं दे सकती। ठीक है ना। क्षमता वो होती है जो पैदा करे। ठीक है, तो हमारे देश में प्रजनन योग्य महिलाओं की अगर हम बात करें कि 2.2% है, 2.35% है, 2.0% है या फिर 22% है। तो 2004 के आंकड़े की बात, 2004 में शायद टीजीटी या पीजीटी में ये प्रश्न बना था, तब तो ये आंसर माना गया था डी। लेकिन अब समय बहुत पुराना हो गया ये समय दौर। ठीक है, अब जो आंसर होगा वो आपका होगा 2.0%। ठीक है, सी ऑप्शन से होगा। क्यों? क्योंकि अभी इससे पहले क्या था, आपसे ऐसे भी प्रश्न बन सकता है, क्योंकि इससे पहले अभी 23-24 से पहले ये आंकड़ा था 2.2%। 2.2% से घटकर अब ये हो गया 2.0%। तो अब करंट में पूछा जाएगा तो ये है, क्योंकि हम लोग यूपी से बिलोंग करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि हमारे यूपी का प्रजनन दर क्या है, तो फिर 2.35% होगा, बी ऑप्शन से होगा। यूपी का पूछा जाए तो 2.35% है। ओवरऑल पूछा जाए, हमारे पूरे देश का पूछा जाए तो 2.0% आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगर 2.0 नहीं मिले तो आप 2.2 लगाइए, क्योंकि इससे पहले का आंकड़ा यही है। अगर ना मिले तो, अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा प्रजनन दर के राज्य कौन से हैं, तो 5 राज्य हैं आपके। कौन कौन से हो गया? एक तो हमारा यूपी ही हो गया, ठीक है, और बिहार हो गया। सबसे ज़्यादा बच्चे यहीं पैदा होते हैं, बिहार है, यूपी है, आई थिंक झारखंड हो गया, मणिपुर हो गया, झारखंड और कह सकते हैं मणिपुर और मिजोरम है शायद। ठीक है, मेघालय, सॉरी मणिपुर मेघालय। ठीक है, मेघालय, ओके, थोड़ा ध्यान नहीं रहा था, मेघालय। ठीक है, तो ये नोट कर लीजिएगा, बाई चांस पूछा जा सकता है क्योंकि ये प्रश्न बना हुआ है PYQ में। बात करेंगे 6 की। गर्भकालीन विषाक्तता संबंधित होती है। ए है उच्च रक्तचाप से, बी है सूजन से, सी है एल्बुमिनेरिया से, डी है उपरोक्त सभी। तो गर्भकालीन जो विषाक्तता की अगर हम बात करेंगे, तो हमने गर्भकालीन विषाक्तता के विषय में जब पढ़ाया था तो हमने आपको बताया था ये कितने प्रकार की होती है। 2 प्रकार की होती है, याद करो आप, जिसमें हमने एक बताई थी एक्यूट होती है जिसे हम तीव्र विषाक्तता कहते हैं, और दूसरी हमने कौन सी बताई थी, क्रोनिक होती है जिसे हम दीर्घकालीन विषाक्तता कहते हैं। मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ आपके लिए, ठीक है, याद करिएगा, मैंने आपको बताया था। ठीक है, तीव्र विषाक्तता भी हमने बताई थी कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है, जिसमें हमने आपको बताया था एक होती है प्री एक्लेम्पसिया, ठीक है, और दूसरी कौन सी बताई थी हमने, सिर्फ एक्लेम्पसिया। एक प्री एक्लेम्पसिया बताई थी, ठीक है, एक्लेम्पसिया, और दूसरी हमने क्या बताई थी, खाली एक्लेम्पसिया। ठीक है, खाली एक्लेम्पसिया। तो ये 2 तरीके की आपको हमने जो बताई थी क्या होती हैं, तीव्र विषाक्तताएं होती हैं। तो यहाँ पर आपसे पूछा है गर्भकालीन विषाक्तता से संबंधित कौन सी है, मतलब संबंधित समस्याएं आपको बतानी। तो भाई उच्च रक्तचाप भी होता है गर्भकालीन विषाक्तता में, ओडिमा सूजन हो जाती है, महिलाएं मोटी लगती हैं, देखने में हष्टपुष्ट लगती हैं, लेकिन उनके शरीर में क्या होता है, पानी भरा होता है। तो ये भी गर्भकालीन विषाक्तता का कारण है। कहने का मतलब ये प्रश्न जो पूछा गया है थोड़ा सा छोटा पूछ लिया गया, लेकिन यहाँ पर हो सकती है प्रश्न जो बनेगा वो ये बन सकता है, गर्भकालीन विषाक्तता की लक्षण क्या है या फिर समस्याएं क्या हैं। ठीक है, तो ये सारी समस्याएं, एल्बुमिनेरिया जो मूत्र के माध्यम, यूरिन के माध्यम से क्या होता है, प्रोटीन का निष्कासन होना एल्बुमिनेरिया कहलाता है, और ये सभी गर्भकालीन विषाक्तता में ये समस्याएं देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो क्लियर हुआ, आगे बढ़ते हैं हम। और ये रोग एक ऐसा रोग होता है, कहते हैं एक गर्भावस्था में अगर ये समस्या लगी तो हर मतलब जितनी बार प्रेगनेंसी होगी ये समस्या आपको देखने को मिलेगी। इसमें जो गुर्दे होते हैं, हृदय होते हैं, या फिर कह सकते हैं रक्त परिसंचरण तंत्र जो होता है ये भयंकर रूप से प्रभावित होता है। ठीक है, ठीक है, और मांसपेशियों में समस्याएं वगैरह बहुत सारी समस्याएं यहाँ पर देखने को मिलती हैं, जिस वजह से शिशु की मृत्यु का तक भय हो जाता है। ठीक है, अगर केयर ना की जाए। तो मानसिक दुर्बलता किसके कारण नहीं होती है बताना, आनुवंशिक कारकों से, गर्भवती के मानसिक तनाव से, सी है दुर्घटनाओं से, या फिर डी है गर्भवती माँ के कुपोषण से। तो भाई आनुवंशिक कारण भी कहीं ना कहीं दुर्बलता का कारण बन सकता है, गर्भवती का मानसिक तनाव भी दुर्बलता का कारण बन सकता है। ठीक है, और गर्भवती माँ का कुपोषण भी। लेकिन आयोग ने जो प्रश्न का उत्तर माना है वो सी ऑप्शन माना है, दुर्घटनाओं के कारण। लेकिन कई बार ऐसा लगता है, सोचो कि मान लो कहीं
चोट लग जाए, मस्तिष्क में ही धक्का लगे जाके, तो क्या मानसिक दुर्बलता नहीं आएगी? लेकिन आयोग ने यही प्रश्न का आंसर माना है, तो ये हम आयोग के हिसाब से चलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन है 8, निम्नलिखित में से कौन सा स्त्री प्रजनन अंगों में नहीं आता? प्रोजेस्टेरोन, डिम्ब ग्रंथियां, गर्भाशय और डिम्ब वाहिनी। हमने आपको बताए थे प्रजनन अंग जो स्त्री से संबंधित होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं। एक हमने बताया था बाहरी अंग होते हैं, ठीक है, बाहरी अंग। दूसरे हमने बताए थे आंतरिक अंग। हमने ये भी बताया था जो आंतरिक अंग होते हैं ये मुख्य अंग होते हैं, ठीक है, मुख्य होते हैं, और ये खासतौर से कितने होते हैं? 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन सा होता है? ये डिम्ब ग्रंथियाँ हो गई, ठीक है, और एक अंडाशय हो गया। डिम्ब ग्रंथियाँ को ही अंडाशय कहेंगे, ये डिम्ब ग्रंथि कह लो या फिर अंडाशय कह लो, बात एक ही है। गर्भाशय हो गया, डिम्ब वाहिनी हो गई, ठीक है, और कौन सा था? एक था आपका वेजाइना, ठीक है, योनि, ठीक है। ये 4 अंग हमने आपको बताए थे। तो यहाँ पर क्या है? प्रोजेस्टेरोन एक हार्मोन है, ठीक है, एक हार्मोन है, स्त्री से संबंधित हार्मोन है प्रोजेस्टेरोन, ना कि आपका कोई अंग है। तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे। संपूर्ण गर्भावस्था में गर्भाशय की मांसपेशियों का विकास होता है जिसमें उनका वजन बढ़ जाता है 500 ग्राम, 900 ग्राम, 2.6 किलोग्राम, या फिर डी ऑप्शन है 2.5 किलोग्राम। जो संपूर्ण गर्भावस्था होती है उसमें मांसपेशियों का विकास होता है, और मांसपेशी विकास के कारण उनका वजन बताना है कितना बढ़ जाता है। तो यहाँ पर आपसे सिर्फ इतना पूछा जा रहा है कि संपूर्ण गर्भावस्था में मांसपेशियों का कितना वजन बढ़ता है। ठीक है, तो 500 ग्राम तो प्रोटीन बच्चे में जाता है और माँ के शरीर से, और 900 ग्राम मांसपेशियों का वजन बढ़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन जो है मांसपेशियों का वजन बढ़ता है। जो 500 ग्राम ये दिया क्या? प्रोटीन जाता है बच्चे के शरीर में माता से। ठीक है, तो 900 ग्राम क्या जा रहा है? मांसपेशियों का वजन बढ़ रहा है। टोटल वजन कितना बढ़ता है? 12 kg के करीब बढ़ता है, 12 kg के करीब बढ़ता है। अगर हम बात करेंगे संपूर्ण गर्भावस्था में जो वजन बढ़ता है, और साथ ही साथ समय क्या बताया गया है, तो समय आपको पता है या तो 280 दिन, WHO के हिसाब से पूछा जाए तो 270 दिन लगाना। ठीक है, 40 सप्ताह, सप्ताह में पूछा जाए तो 40 सप्ताह, WHO के हिसाब से अगर सप्ताह पूछा जाए तो आप 37 सप्ताह तक बताएंगे, क्योंकि WHO ने इतना माना है। ठीक है, तो दिन पूछा जाए तो 270 दिन WHO के हिसाब से, नॉर्मल 280 दिन, ठीक है ना। और सप्ताह पूछा जाए तो WHO के हिसाब से पूछा जाए तो 37 दिन का होगा आंसर, और वैसे ओवर अगर 37 नहीं मिलता है तो 40 सप्ताह लगाना, जो कि ओवरऑल पूछा जाता है। तो आई होप आपको ये प्रश्न समझ आ गया होगा। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे। एक गर्भवती स्त्री की देखभाल का प्रमुख उद्देश्य है, ये है गर्भकालीन अवस्था के दौरान होने वाली समस्याओं का निदान। सब कुछ मैंने आपको ये पढ़ा दिया है, थ्योरी क्लासेस आप हमारे चैनल पर देख सकते हो अगर नए हो। ठीक है, गर्भवती के स्वास्थ्य की देखभाल करना, गर्भवती शिशु का स्वस्थ विकास करना, डी है उपर्युक्त सभी। ठीक है, तो ये सारे ही काम है भाई गर्भवती स्त्री की देखभाल के, मतलब जो हम देखभाल करते हैं क्यों करते हैं भाई? जो बच्चा है वो सही स्वस्थ पैदा हो, ठीक है, माता का स्वास्थ्य सही रहे और शिशु का विकास अच्छी तरीके से हो, जो भी समस्याएं होती हैं उनका निदान हो सके। ठीक है, आगे बात करेंगे 11 नंबर क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्त्री के मूत्र में पाया जाता है जिससे ये पता चलता है कि वह गर्भवती है या नहीं? ये है गोनोडोट्रोपिक हार्मोन, बी है थायरॉक्सिन हार्मोन, सी है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, डी है उपर्युक्त सभी। आप अगर चाहो तो हमारे चैनल पर अभी हमने जस्ट ही 2-3 दिन पहले क्लास कराई है जिसमें ग्रंथियों से संबंधित, हार्मोन से संबंधित सारे के सारे प्रश्न मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है, तो वो आप देख सकते हो जाकर चैनल पर, बिल्कुल आपका डाउट क्लियर हो जाएगा हार्मोन और ग्रंथियों से जो प्रश्न बनते हैं उसका। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा होगा? ए ऑप्शन गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, जिसे हम GTH कहते हैं। ठीक है, GTH हार्मोन भी कहते हैं, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन हम इसको कहते हैं। अगर मूत्र में इसकी उपस्थिति होती है तो मान सकते हैं कि महिला क्या है? प्रेग्नेंट है। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की। गर्भाधान के 8वें महीने में वृद्धि हो जाती है रक्तचाप की, धड़कन की, श्वसन की, या इनमें से सभी की? तो इनमें से सभी मत कर देना। जो 8वें महीने में मुख्यतः अगर वृद्धि किसी चीज़ की होती है तो वो धड़कन बढ़ती है गर्भाधान के। ठीक है, 8वें महीने में क्या होता है? धड़कन बढ़ जाती है। ओके, बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 13। गर्भावस्था में कौन सी समस्या उत्पन्न होने का भय रहता है? गर्भपात, अपरिपक्वता, गुर्दों का संक्रमण, या इनमें से सभी? तो आप जानते हो गर्भावस्था में ये सारी समस्या, अबॉर्शन भी हो सकता है भाई, और अपरिपक्वता भी हो सकती है भाई, न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, शिशु अपरिपक्व होगा, और संक्रमण होने का खतरा भी यहाँ पर रहता ही रहता है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा होगा? और डी ऑप्शन सही होगा बिल्कुल। आगे बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 की। प्रत्येक गर्भवती स्त्री को प्रथम 7 माह में स्वास्थ्य केंद्र में परीक्षण करवाना चाहिए, प्रति सप्ताह, माह में 2 बार, माह में 1 बार, या माह में 3 बार। देखो यहाँ पर 3 तरीके के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। एक तो पूछा जाता है कि स्टार्टिंग 7 महीने में, जैसे कि यहाँ पर दे रखा है, कितनी बार परीक्षण कराना चाहिए? तो माह में 2 बार, यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा
प्रथम 7 महीने में माह में एक बार, मतलब 7 महीने तक जब बच्चा पेट में होता है तो कम से कम आपको माह में एक बार जरूर दिखाना चाहिए। लेकिन 7 के बाद 3 महीने बचते हैं, 3 महीने में क्या करना है, आपको माह में 2 बार दिखाना है। ठीक है, माह में 1 महीने में 2 दिन में 15-15 दिन पर चेकअप कराना है। लेकिन कई बार ऐसा होता है, अभी हम लोग तो शहर में रह रहे हैं, हम लोग ऐसी जगह पर रह रहे हैं जो सही जगह हैं, हॉस्पिटल वगैरह पास पड़ते हैं, लेकिन अभी भी बहुत से एरिया ऐसे हैं जो बहुत दूर दराज गाँव में रहते हैं, पहुँच नहीं है, मेडिकल सुविधाएँ नहीं हैं। तो अगर वो लोग मतलब रोड अच्छे नहीं है, नहीं पहुँच पाते हैं रोज़ रोज़ हॉस्पिटल, तो उनके लिए पूरी गर्भावस्था में कम से कम 3 बार, पूरी गर्भावस्था में, एक फर्स्ट जो ट्राइमेस्टर होता है तब, फिर सेकंड ट्राइमेस्टर होता है तब, और एक थर्ड ट्राइमेस्टर होता है। तो पूरी गर्भावस्था में जब बहुत ही विपरीत समस्याएं हों, आप हॉस्पिटल तक पहुंच ही नहीं पा रहे हो, तो कम से कम तब भी 3 बार तो दिखाना ही दिखाना चाहिए। ठीक है ना। तो यहाँ पर 3 प्रश्न बनते हैं और ये तीनों ही प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। ओके, बात करते हैं 15 नंबर के क्वेश्चन की। पूर्ण परिपक्व शिशु वह है जो यहाँ पर पूर्ण परिपक्व शिशु वह है जो गर्भधारण के समय के डैश सप्ताह पश्चात जन्म लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने आपको बताया भी था, मतलब अभी बात की थी, 30 ऑप्शन दिया है, 32 दिया है, 34 दिया है, 37 दिया है। अब यहाँ पर क्योंकि 40 नहीं दिया है तो आप WHO के हिसाब से जाओगे 37। कम से कम 37 सप्ताह का बच्चा जन्म ले तभी वो पूर्ण परिपक्व शिशु कहलाएगा। ठीक है ना। तो बढ़ते हैं आगे, हमने इस क्वेश्चन पे बात पहले ही कर ली है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की। माता की रक्तधारा से गर्भ को अलग करने वाला अंग कौन सा होता है? अंडाणु होता है, ओवल होता है, नाभि नाड़ी होती है, या गर्भाशय होता है? तो आपको पता है माता की रक्तधारा से जो गर्भ को अलग करने वाला अंग होता है वो कौन सा होता है भाई? ओवल होता है। हमने बताया था ओवल को ही अपरा कहते हैं। ठीक है, आपको बताया था अपरा कहते हैं, इसको हम खेड़ी कहते हैं, इसको हम इंग्लिश में प्लेसेंटा कहते हैं, और इसको हम गर्भनाल कहते हैं। ठीक है, गर्भनाल कहते हैं, गर्भनाल। यहीं पर अगर पूछा जाए जो शिशु होता है जुड़ा किससे होता है माता के गर्भ से, तो वो नाभि नाल द्वारा नाभि रज्जु की धारा से जुड़ा होता है। लेकिन यहाँ पर पूछा जा रहा है रक्त धारा की बात कर रहा है, तो मतलब जुड़ा किससे होता है, जिससे उसे ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन मिलते हैं, तो वो गर्भनाल हो जाएगा, प्लेसेंटा, खेड़ी, अपरा या ओवल हो जाएगा। ठीक है, बहुत सारे इसके नाम हैं। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 17। प्राकृतिक प्रसव को कहते हैं स्वाभाविक प्रसव, कृत्रिम प्रसव, इंस्ट्रूमेंटल प्रसव या जटिलतापूर्ण प्रसव। यहाँ पर अगर हम प्रसव की बात करेंगे तो प्रसव जो होता है मुख्यतः ये 4 प्रकार का होता है। ठीक है, 4 प्रकार का होता है, जिसको हम एक कह सकते हैं, एक जो होता है सामान्य या स्वाभाविक प्रसव होता है। दूसरा अगर हम बात करेंगे तो एक होता है उल्टा प्रसव, ठीक है, जिसे हम ब्रिज प्रसव कहते हैं, उल्टा प्रसव इसमें नहीं दिया है। ठीक है, और होता है एक औजार या उपकरणों से प्रसव, जिसे हम इंस्ट्रूमेंटल प्रसव भी कह सकते हैं। ठीक है, इंस्ट्रूमेंटल प्रसव भी कह सकते हैं। ओके, और दूसरा होता है और इंस्ट्रूमेंटल ही नहीं, इसको हम फॉरसेप डिलीवरी भी हम कहते हैं। किसको? जो कि आपका औजारों व उपकरणों द्वारा होता है। और एक होता है ऑपरेशन द्वारा डिलीवरी, ऑपरेशन द्वारा प्रसव, जिसे हम कहते हैं सिजेरियन डिलीवरी। तो ये लगभग 4 तरीके का माना जाता है। तो प्राकृतिक प्रसव आप किसे कहोगे भाई? स्वाभाविक प्रसव होगा जिसमें आपकी तीनों ही जो अवस्थाएं होती हैं, चाहे आपकी एक अवस्था कौन सी होती है, विस्फारण की अवस्था, या फिर हम इसे विस्तारण की अवस्था भी कहते हैं। दूसरी आपकी होती है निष्कासन की अवस्था। ठीक है, निष्कासन की अवस्था जिसमें शिशु का जन्म हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पर तीसरी होती है पूर्ण निष्कासन की अवस्था, जिसमें क्या होता है प्लेसेंटा, रक्त, जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें श्लेष्मा वगैरह होता है पेट में, वो सारा बाहर निकल जाता है। तो ये तीनों अवस्थाएं इसमें आराम से बारी बारी से होती हैं। ठीक है, तो प्राकृतिक प्रसव जो होता है ये स्वाभाविक प्रसव होता है, और ये जो है गर्भावस्था की तीनों अवस्थाओं से गुजरता है। और आपका ब्रीच प्रसव भी गर्भावस्था की तीनों अवस्थाओं से गुजरता है, ध्यान रखिएगा। लेकिन जो आपकी सिजेरियन होता है उनमें ये नौबतें नहीं आती हैं, कंडीशन पर डिपेंड करती हैं। जब लास्ट में ऑपरेशन होने वाला होता है, कभी कभी लास्ट समय तक डॉक्टर क्या होता है प्रयास करता है बच्चा हो जाए, नॉर्मल हो जाए, तब तो उसमें 1-2 स्टेजेस जाती हैं। नहीं तो जब डायरेक्ट पता ही होता है किसका ऑपरेशन होना है, तो उसमें ये फिर अवस्थाएं क्यों आएंगी? क्योंकि डायरेक्ट ऑपरेशन हो जाएगा तो यहाँ पर ये अवस्थाएं नहीं आती हैं। तो यहाँ पर 2 स्टेजेस ऐसी हैं प्रसव की, जहाँ पर जो गर्भावस्था की अवस्थाएं होती हैं, मेन 3 अवस्थाएं जो होती हैं, तीनों अवस्थाएं पास होती ही होती हैं। ठीक है,
दो चीज़ों से, एक ब्रीच प्रसव में और एक स्वाभाविक प्रसव में। क्वेश्चन 18 है, भ्रूण में पहले नितंब आना, उसके बाद टांगे और बाहें और अंत में सिर आना, ये स्थिति दर्शाती है ब्रीच जन्म, उपकरण जन्म, प्राकृतिक जन्म या तुरंत जन्म। तो ये सभी उदाहरण किसकी थे, जो भी पॉइंट लिखे थे। ब्रीच प्रसव या हम इसको उल्टा प्रसव भी कहते हैं। इसमें भी कहते हैं कहीं ना कहीं उपकरण का सहारा लेना पड़ता है, औजारों का सहारा लेना पड़ता है। इसमें और कुछ नहीं होता, इसमें भी सारी अवस्थाएं, तीनों ही गर्भावस्था की अवस्थाएं गुजरती हैं, चाहे वो निष्कासन की हो या पूर्ण निष्कासन की हो या विस्तारण की अवस्था हो, तीनों ही अवस्थाओं से ये प्रसव भी गुजरता है। लेकिन इसमें इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ सकती है, इसमें थोड़ा सचेत रहने की ज़रूरत होती है, क्योंकि सिर इसमें अंदर ही होता है और ज़रा सा भी एक्स्ट्रा झटका दिया तो बच्चे की गर्दन बहुत नाजुक होती है, अंदर ही टूटने का डर रहता है, इसलिए इसमें थोड़ा डर रहता है। और इसमें कुछ ज़्यादा समस्या नहीं होती, बस उल्टा होता है, पैर पहले आते हैं, बकाया बाद में अंग आते हैं। ठीक है। 19 की बात करूँगी, क्वेश्चन 19 की, प्रसव के बाद की अवधि डैश और दुग्धपान है, प्रीपार्टम, पोस्टमार्टम, प्रसव या परिपक्वता। तो आप सभी जानते हो भाई, ये बी ऑप्शन सही होगा, पोस्टपार्टम, जिसमें क्या होता है प्रसव के बाद की अवधि होती है, इसमें बच्चे की केयर भी आती है, उसको फीड कराना, उसकी केयर करना, उसे नहलाना धुलाना, उसकी हर तरीके से सेफ्टी करना, मतलब माँ और पिता या फिर परिवार के लोगों की जिम्मेदारी होती है। ठीक है। और कहीं कहीं जो प्रसव के बाद की अवधि में ये भी पोस्टपार्टम में दिया होता है कि जो माता के जो अंग होते हैं जो कमज़ोर हो जाते हैं, गर्भावस्था में जन्म देने में समस्याएँ हो जाती हैं अंगों में थोड़ा, तो वो वाला स्टेज भी ये कहलाती है। इसमें जो माता है उसके जो अंग हैं पहले की तरह सही होते हैं, मतलब जो यूट्रस बढ़ जाता है वो सही होता है। ठीक है ना। तो गर्भावस्था में के बाद की इस अवस्था में माता के शरीर पे भी इफेक्ट देखा जाता है, प्लस बच्चों की सेफ्टी भी यहाँ पर की जाती है, तो इसे पोस्टपार्टम अवधि कहते हैं। क्वेश्चन 20 की बात करेंगे, कोलेस्ट्रम के विषय में सत्य कथन पहचाने, जन्म से 3 से 5 दिन तक प्राप्त होता है ये। बी ऑप्शन इसमें गामा ग्लोबुलिन और विटामिन ए भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। सी है इसे खीस भी कहते हैं। डी है उपयुक्त सभी। बिल्कुल, जो ये कोलेस्ट्रम होता है इसमें राइबोफ्लेविन पाया जाता है, मतलब B2 पाया जाता है, और आपके खीस भी इसको कहते हैं, और इसमें गामा ग्लोबुलिन और विटामिन ए भरपूर मात्रा में पाया जाता है। और ये 3 से 5 दिन या 2 से 5 दिन ऐसे ऑप्शन आपको मिलता है, कभी कभी 2 से 3 दिन भी लिखा मिलता है, तो इन्हें थोड़ा माइंड में अपने रखो इन चीज़ों को। ठीक है। तो ये सभी आपके यहाँ पर सही हो जाएंगे। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 की, शिशु जन्म के बाद 15 से 30 मिनट का समय क्या कहलाता है? न्यूनेट, पार्ट्यूनेट, प्रसव या उपयुक्त सभी। तो हमने आपको बताया था जो न्यूनेट होता है ये कितना होता है, 30 दिन का समय होता है, और हरलॉक के अनुसार 14 दिन का समय होता है। ठीक है। और जो पार्ट्यूनेट होती है ये आपकी 15 से 30 मिनट का समय होता है। ठीक है। बी ऑप्शन सही होगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 22 के, अपरिपक्व शिशु वे कहलाते हैं जिनका वजन इससे कम होता है। ए है 2.0 kg, बी है मतलब 3.5 kg होगा यहाँ पर, 3.5 kg, या फिर सी है 4.0 kg, या फिर डी है 5.0 kg। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही होगा भाई। वजन इसमें सबसे कम कौन सा है, 3 kg या 3.5 kg के तो बच्चे अच्छे होते हैं, परिपक्व होते हैं। 3 kg से ऊपर के बच्चे परिपक्व में आते हैं, अच्छे स्वस्थ शिशु होते हैं। सॉरी आप लोगों से क्षमा मांगती हूँ, बोलते बोलते थोड़ी दिक्कत हो गई। ठीक है। यहाँ पर ए ऑप्शन जो है यहाँ पर हाँ ए ऑप्शन सही होगा। अपरिपक्व आपसे मतलब पूछा जा रहा है तो ए ऑप्शन सही होगा। 2 किलो से कम जो बच्चे होते हैं वो आते हैं। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 23 की, गर्भ में शिशु के शरीर पर कैसा रक्षात्मक पदार्थ होता है? पतला चिकना, मोम सदृश चिकना पदार्थ, या फिर पानी जैसा ठंडा पतला पदार्थ, या फिर डी है कोई भी नहीं। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा बी ऑप्शन, मोम सदृश चिकना पदार्थ। ठीक है। तो यहाँ पर जो ये होता है ये वसा की बनी हुई लेयर होती है, सबसे बड़ी चीज़ तो ये याद आपको रखनी है। ठीक है। एक स्लेस्मिक लेयर होती है पतली चिकनी, जो क्या करती है शिशु को सेफ्टी के साथ साथ जब शिशु का जन्म होता है, ठीक है ना, तो उसको आराम से डिलीवरी कराने के लिए भी फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि इससे जो चिकनी लेयर होती है इसके सहारे बच्चा सरकता हुआ थोड़ा उतना ज़्यादा कष्ट भी नहीं होता है, आराम से बच्चा निकल जाता है। हालांकि ऐसा नहीं डिलीवरी में दर्द नहीं होता, समस्या नहीं होती, पर फिर भी इसकी वजह से कहते हैं बहुत तेरा फ़ायदा हो जाता है, नहीं तो और ज़्यादा दर्द सहना पड़े। तो ये मोम सदृश चिकना पदार्थ होता है। आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 24 की, एक्लेम्सिया की समस्या उन स्त्रियों को होती है जो गर्भावस्था से पूर्व प्री एक्लेम्सिया हो, बी गर्भावस्था से पूर्व दीर्घकालिक विषाक्तता हो, या फिर सी गर्भावस्था से पूर्व तीव्र विषाक्तता हो, डी है उपर्युक्त सभी।
यहाँ पर आपका जो आंसर होगा वो ए ऑप्शन सही होगा, गर्भावस्था से पूर्व जिन्हें प्री एक्लेम्पसिया। अच्छा, अगर आपको से पूछा जाए कि प्री एक्लेम्पसिया में होता क्या है, अभी हमने आपको विषाक्तता के विषय में बताया, गर्भकालीन विषाक्तता या फिर टैक्सोमिया और प्रेगनेंसी क्या होते हैं। हमने बताया दो तरीके के होते हैं, एक तीव्र विषाक्तता, दूसरा दीर्घकालिक विषाक्तता। तो जो तीव्र विषाक्तता होता है आपका वो दो तरीके का होता है, एक प्री एक्लेम्पसिया होता है और एक एक्लेम्पसिया होता है। तो यहाँ पर प्रश्न पूछा है जो दूसरा वाला होता है एक्लेम्पसिया, वो किन स्त्रियों को होती है, तो गर्भावस्था से पूर्व जिन्हें प्री एक्लेम्पसिया की समस्या हो, जैसे कि जिन स्त्रियों में मोटापा हो, निर्धन हो लेकिन वो मोटी ताजी दिखती हो, ठीक है, जिनकी उचित देखभाल नहीं हुई हो, ठीक है, उन महिलाओं को क्या होता है कि दिक्कत हो जाती है प्री एक्लेम्पसिया की, जब पहली बार जो गर्भावस्था में ही ये समस्याएं दिखेंगी। गर्भावस्था में जैसे बीपी हाई होना, ठीक है, ये सारी चीज़ें दिखेंगी, गुर्दे के संक्रमण दिखेंगे, डायबिटीज़ होना दिखेगा, ये छोटी छोटी चीज़ें इसमें बहुत सारी देखने को मिलती हैं। लेकिन अगर मान लो ये दिख रही हैं, मतलब पहले नहीं पता है कि ये चीज़ें हैं, ये गर्भावस्था में दिखी, लेकिन रीज़न क्या था कि उनकी पहले से ही देखभाल नहीं हुई थी। लेकिन कुछ महिलाएं ऐसी भी होती हैं जिन्हें क्या होता है, जब बच्चा पेट में आता है उससे पहले ही ये लक्षण पहले ही दिख चुके होते हैं, ठीक है, मतलब जो प्री एक्लेम्पसिया की समस्याएं थी गर्भावस्था में दिखी, लेकिन कुछ लोगों को पहले ही महसूस हो रही, भाई उन्हें हाइपरटेंशन शादी से पहले ही हो रहा है, उन्हें उनका वृक्क में समस्या है, किडनी में समस्या पहले से ही हो रखी है, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं एक्लेम्पसिया, भाई क्योंकि पहले से ही उनको समस्या हो रही है, ठीक है। और प्री एक्लेम्पसिया जब आपको ये दिक्कत कब होती है, गर्भावस्था में होती है, ठीक है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 25 की, दीर्घकालीन विषाक्तता में गर्भवती का रक्तचाप हो जाता है 150 से 100, 130 से 80, 120 से 80 या फिर 100 है 180। तो आपको नॉर्मल कितना होता है, 120-80 होता है नॉर्मल, ठीक है। लेकिन दीर्घकालीन विषाक्तता में क्योंकि रक्तचाप बढ़ जाता है तो वो कितना हो जाता है भाई 150-100, ठीक है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बात करेंगे क्वेश्चन 26 की, गर्भावस्था में जब सामान्य से अधिक उल्टियाँ होती हैं तो इस समस्या को कहा जाता है तीव्र विषाक्तता, एक्लेम्पसिया, हाइपर इमेसिस ग्रेविटेरम, डी है उपर्युक्त सभी। तो ये सब हमने आपको बताया है भाई, जब बहुत ज़्यादा उल्टियाँ हो रही हैं, ठीक है, एक समय होता है उल्टी होने का, स्टार्टिंग में होती हैं जब बच्चा पेट में आता है, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि भाई उल्टियाँ बंद ही नहीं होती हैं, ठीक है, लंबे समय तक चलती है, पूरे 9 महीने हो रहे हैं तब भी बंद ही नहीं हो रही, तो उसको हम कहते हैं हाइपर इमेसिस ग्रेविटेरम, मतलब अत्यधिक उल्टियाँ होना। अब इसमें क्या है, आपको उपचार चाहिए होगा डॉक्टरी, तब आप सही होगे नहीं तो नहीं हो पाओगे। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही था। क्वेश्चन 27, रक्तहीनता रोग का लक्षण है सांस फूलना, त्वचा, खून व आंखों में पीलापन, शारीरिक कमजोरी व थकान, डी उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पर सभी सही होगा, डी ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 28, गर्भावस्था में होने वाले बाहरी शारीरिक लक्षण, ए है चेहरे में परिवर्तन, बी है पेट के आकार में परिवर्तन, सी है स्तनों के आकार में परिवर्तन, डी है उपर्युक्त सभी। तो गर्भावस्था में जो बाहरी शारीरिक लक्षण कौन कौन से होते हैं, ये सभी होते हैं भाई, बाहरी रूप से आपको दिखेंगे, ये आपको चेहरे में परिवर्तन दिखेगा, पेट का आकार भी बढ़ेगा और स्तनों के आकार में भी परिवर्तन आएगा, ठीक है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 29 की, गर्भावस्था में होने वाले प्राकृतिक लक्षण कौन से हैं। गर्भावस्था में दो तरीके के लक्षण होते हैं, एक जो बाहरी होते हैं जिन्हें हम वैश्यिक लक्षण कहते हैं और दूसरे होते हैं प्राकृतिक लक्षण, ठीक है। तो वैश्यिक लक्षण तो ये थे, ये वाले जो आपके लक्षण थे शारीरिक बाहरी लक्षण, इसी को वैश्यिक लक्षण कहते हैं। लेकिन जो बात करेंगे प्राकृतिक लक्षण की, तो बार बार मूत्र त्याग, अच्छा यहाँ पर नहीं है, पूछा गया है मासिक धर्म का बंद होना, वैश्विक लक्षण या प्रातःकालीन जी मिचलाना। तो यहाँ पर वैश्विक लक्षण नहीं होगा क्योंकि ये तो अपने आप में पहली समस्या ही है, ठीक है, ये तो लक्षण ही है गर्भावस्था का। लेकिन यहाँ पर प्राकृतिक पूछे जा रहे हैं आपसे स्पेशली, तो प्राकृतिक क्या है, बार बार मूत्र त्याग, मासिक धर्म का बंद होना, प्रातःकाल जी मिचलाना, ये कैसे लक्षण हो गए आपके, ये आपके हो गए गर्भावस्था में होने वाले प्राकृतिक लक्षण। तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल मतलब आंसर नहीं होगा, ठीक है, सी ऑप्शन जो है गलत है, ओके, क्योंकि जो आपके वैश्विक लक्षण तो यही होते हैं ना, ये वाले, ठीक है। तो यहाँ पर वैश्विक लक्षण लिखा हुआ तो ये गलत हो जाएगा। क्वेश्चन 30 की बात करेंगे जो कि आज की क्लास का लास्ट प्रश्न होगा। बात करेंगे गर्भावस्था में शिराओं में सूजन देखी जाती है जिसे कहते हैं महाधमनी रक्तचाप, महाशिरा रक्तचाप, अपस्फीति शिरा या डी है उपर्युक्त तो सभी। तो इसको हम जब शिराओं में सूजन हो जाती है माताओं के, ठीक है, रक्तचाप अंदर ही अंदर होता रहता है और सूजन हो जाती है पैरों वगैरह में, तो यहाँ पर सी ऑप्शन दर्द होता है, मांसपेशियों में ऐंठन होती, समस्याएं देखने को मिलती हैं, अपस्फीति शिरा हम इसको कहते हैं। तो आज की क्लास कैसी लगी जरूर बताइएगा कमेंट में, और अच्छी लगी हो तो भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। भाई कहना मेरा काम है, करना ना करना आपका काम है। मिलते हैं कल की वीडियो में, धन्यवाद।